हैं। इससे संबंधित जो साइंटिस्ट है वो होता है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो होता है प्लावन या उत्प्लावन बल से। तो चलो देखते हैं क्या सब लिखा गया है। उत्प्लावक बल यानी बुयंट फोर्स, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वो वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उससे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। आसान सा लैंग्वेज है कि द्रव में जब हम किसी वस्तु को डालते हैं या हम खुद तैरते हैं तो अंदर से ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। इसीलिए पानी में हमको कोई भी वस्तु हल्का महसूस होता है। तो वहाँ पे कौन सा बल काम करता है? उत्प्लावन बल। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव्य के गुरुत्वाकेंद्र पर निर्भर करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इस सेंटेंस को फिर से समझो। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है। ओके, अगर इसीलिए कहा जाता है अगर इस शेप में रहना, मतलब गुरुत्व केंद्र अगर सही उसको मिले तो तैरना आसान होता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। देखो यहाँ पे गुरुत्व केंद्र का जिक्र किया गया है, पर अधिकतर आपको मिलेगा घनत्व का। ठीक ना, घनत्व का। कोई वस्तु हम पानी में डालते हैं उसका घनत्व और उसके द्वारा विस्थापित पानी का घनत्व। अगर पानी का घनत्व अधिक हो गया तो वस्तु तैरेगा, लेकिन अगर वस्तु का घनत्व अधिक हो गया तो वस्तु क्या होगा? डूब जाएगा। अगर यहाँ और कुछ फैक्ट दिया गया, देखते हैं कैसे लिखा है। उत्प्लावन बल द्रव्य में डूबी पिंड के आयतन और द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर? आयतन और घनत्व। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति और भार पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे देखो, उत्प्लावन बल का जो प्रकृति होता है वो भार पर निर्भर नहीं करते और ना ही प्रकृति पर, डूबने पर। क्योंकि आप चाहे कंकर में रस्सी बांध दो या किसी में रस्सी बांध के पानी में डाल दो, पानी में रहेगा तो वो भारहीन अनुभव होता है। चाहे वो प्रकृति कुछ भी हो, भार कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, याद रखिएगा इसको। इसी सबसे प्रश्न आते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा अंशतः रूप से डुबाई होती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार का यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। मतलब वो जितना पानी को हटाएगा उसका जो वजन होगा उतना उसमें आभासी कमी आएगा। क्लियर? अब यह उत्प्लावन का नियम दिया गया, उसी को ही प्लावन का नियम कहते हैं। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य को विस्थापित करता है, इसीलिए वो तैर पाता है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव्य के गुरुत्वाकेंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखाओं में होनी चाहिए, तभी वो तैर पाएगा या उत्प्लावन बल काम करेगा। घनत्व क्या होता है? घनत्व का डिफिनीशन हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और फिर उसका आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? घनत्व। द्रव्यमान को मेजर करते हैं हम केजी में और आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर, ऐसे ये लिख सकते हैं। तो वही लिखा है। इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर पावर -3 दिया गया है। अब है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, इसमें जो है ये तो रहेगा ही, मतलब वस्तु का घनत्व तो रहेगा ही, नीचे में दे देगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई बीमा नहीं होता। ठीक ना, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है? एक अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं हम? हाइड्रोमीटर से। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है क्योंकि उसमें अशुद्धि के रूप में नमक मिला होता है, और नमक मिलाने से क्या होता है? घनत्व अधिक हो जाएगा। और जब भी घनत्व अधिक होता तो क्या होता है? तैरना आसान हो जाता है। एक प्रश्न और आता है कि समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। एक प्रश्न और आएगा कि एक बर्तन में पानी भरा हुआ है और उसमें कुछ अंडा डाल दिया गया, अगर उसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक डाल दिया गया तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अंडा क्या होगा? तैरने लगेगा। अंडा क्या होगा? तैरने लगेगा, क्योंकि पानी का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है
तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर रहता है, तो 1/10। 1/10 को कहीं आपको 10% भी मिलेगा, कहीं 0.1 भाग भी मिलेगा। तो जैसा आपके ऑप्शन में है वैसे टिक करना, क्योंकि 2019 का जो ALP का प्रश्न था ना, उसमें 0.1 दिया गया था। और ये 1/10 भाग से याद रखना कि हम जो किसी का साउंड सुनते हैं तो हमारे कान पर वो भी 1/10 सेकेंड ही तक रहता है, ठीक ना। तो वहाँ भी यही वैल्यू आपको याद रखना है। और कोलम पूर्ति संविधान ने पढ़ी होगी, वो भी 1/10 ही होता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। देखो यहाँ पे अगर आप अधिक कंसेप्ट लगाते हो ना, मैं समझाता हूँ क्या होता है। आपको बस ये फैक्ट याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूजिंग फैक्ट इसमें आ जाते हैं। देखो पहले इसको फिर से समझते हैं। दिया गया है किसी बर्तन में अगर पानी से भरा हुआ है और उसमें एक बर्फ तैर रहा है, बर्फ पिघलेगा तो उसका तल नहीं बढ़ेगा। बच्चे करते क्या है, जो अधिक थोड़ा पढ़ लिए होते हैं, वो इसमें दिमाग क्या लगाते हैं कि बर्फ जो है, जब पानी से मान लो बर्फ बनाते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तभी तो हम फ्रीज में अगर हम बोतल में पानी भर के डालेंगे तो बोतल फूल जाएगा, फूलेगा। तो आयतन मान लो बढ़ गया, फिर वो बर्फ जो अब पानी ठंडा होगा तो उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। तो बर्फ यहाँ तैर रहा है, अब आयतन कम होगा, उस हिसाब से तो पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जाना चाहिए था। देखो ये भी कंसेप्ट सही है, ठीक ना। लेकिन आपको एग्जाम में यही टिक करना है कि पानी का स्तर एक समान रहता है, उसमें आपको अधिक स्टडी नहीं करना, ठीक ना, क्योंकि कंपटीशन पास करना है, साइंटिस्ट नहीं बनना अभी। ओके, तो वो दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो गलती कर लोगे आप लोग। आगे हमारा दिया गया दूध की शुद्धता दूध मापी यानी लेक्टोमीटर से मापी जाती है, लेक्टोमीटर से। मित केंद्र यानी मेटा सेंटर, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। जो गुरुत्व केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे ही हम कहते हैं मित केंद्र। इसमें दो रेखा कौन कौन काटा जा रहा है, एक तो गुरुत्व केंद्र का और दूसरा क्या, उत्प्लावन केंद्र का। जो सीधा रेखा जाता है ऊर्ध्वाधर, वो जो काटता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मित केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्त दिया गया है। उसमें पहला है मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। जो मित केंद्र होगा वो गुरुत्व केंद्र के हमेशा ऊपर ही रहेगा। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होना चाहिए। तो यह आपका उत्प्लावन कंप्लीट हो गया। आगे जो एक्सरसाइज